आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुर्के में बंद रखता था। मेरी बीवी बहुत नेक है और किसी के सामने नहीं आती है। मैं हर टाइम सोचती कि भला बहू का मुझसे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्मा था तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मैंने उसका सिर्फ चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। जो ही मैंने बहू का नकाब उतारकर मैंने बहू का मुंह देखे तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वहाँ तो मेरी बहू मेरे सामने चाय का कप रखकर बोली, मम्मी आपको कुछ और चाहिए। मैं आज अपने जज्बात को ज़्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसलिए बोला हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई और बोली जी कहिए। मैं बोली अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू डर गई, वह अपना बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही अंदर जलकर रह गई थी। न जाने इरफान को इसमें क्या नज़र आता था जो बीबी बनाकर घर ले आया था। अब 4 साल हो चुके थे मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। खैर मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई। इरफान काम से लौटा तो अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वह दोनों बेटियों हूबहू इरफान पर गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता हो कि मेरी बहू दिखती कैसी है। इरफान मेरे पास आकर बैठ गया। बोले, मम्मी आप हमारा से बार बार क्यों फरमाइश करती हैं वह आपको अपना चेहरा दिखाए। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ये पूरी तरह से पर्दा करती है और नहायती परहेजगार और नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई क्या? मैं दिल ही दिल में कुड़ कर रह गई थी। आजकल की औरतों तो ज़रा ज़रा सी बात पर शौहरों को जाकर बताती हैं। मैं चुप कर गई थी, क्योंकि मैंने इरफान को कहा था वह जहाँ मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बनाकर लाए, मगर उसमें शर्म हया होनी चाहिए, नेक सीरत हो और पर्दे की पाबंद हो। इरफान जब अमारा को ब्याह कर लाया तो वह बुर्के में ही यहाँ वहाँ घूमती लड़की को देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो यही शक था कि शायद ये सब मुझे लुभाने के लिए करने लगी थी, लेकिन अगर ये ढोंग ही होता तो इन 4 सालों में खुल जाता। अब बस बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उसकी शक्ल देखकर रहूंगी। उन्हीं दिनों मुझे इरफान ने खुशखबरी सुना दी और बोला, हमारा उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हरदम दुआ करनी है तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा देती। मैंने दिल से इरफान की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो इरफान का फ़ोन मुझे आ गया था। बोला, मम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस अमारा का ख्याल रखिएगा। मैंने उसे कहा कि तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर बाद ही अमारा भी मेरे पास आ गई और बोली, मम्मी इरफान तो आज घर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ, मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वह चली गई थी। मुझे शाम को जल्द ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। हर रात की तरह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वज़ू करने लगी तो मुझे कुछ गुनगुन आहट की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मर्दाना आवाज़ मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर और इरफान आया हो, मुझे तो नींद में कुछ खबर नहीं हुई थी। मैं अपनी नमाज में बिजी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है, मुझे लगा इरफान ही होगा। मैंने नमाज ख़त्म की। जब सलाम करने लगी तो मैंने देखा कि कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्का ही दिखाई दिया था। मैं शक में पड़ गई थी कि रात को उस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं इरफान और अमारा में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं भी जल्दी से उठकर अमारा के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन अमारा तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था, मगर इरफान का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब से डर ने मुझे अपने काबू में ले लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज इस वाक़ये के बारे में सोचे जा रही थी। न जाने मुझे यूं बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। फिज़ा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने इरफान खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया। मैं बोली, इरफान तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे?
वह नासमझी से बोला, मम्मी क्या मतलब, मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैंने हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे अमारा और तुम्हारे बोलने की आवाज़ें आने लगी थीं। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? इरफान मेरी बातें सुनकर एकदम तैश में आ गया था। वह मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ें आने लगी थीं। काफ़ी देर वह यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा हो गए थे। हमारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में घुसी रहती। इरफान सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझे बुढ़िया को आसरा रह गया था। वहीं अपनी शरारती के साथ मेरा दिल बहलाए हुए थे। एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन अमारा और इरफान की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराज़गी भी हो जाती तो ये दोनों ज़्यादा दिन तक एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा रहा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी देर ही बीती होगी कि मुझे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं चौंक गई, मगर यूं ही सुनती रही। एक काला साया बुर्का पोश जो मेरी बहू के कमरे में घुस गया था। मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन है? क्या ये उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कानों को हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजगार औरत हूँ, यूँ किसी पाक दामन औरत पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत अच्छी और शरीफ और पर्देदार थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वह मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, मगर इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप कर जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायज़ा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और कदम कदम चलती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी देर खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज़ में बात करती हुई सुनाई देने लगी थी। मैं डरकर दो कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था, अब अगर बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से इरफान को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी न बीते हुए थे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्कापोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट दिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया। आधे घंटे बाद जब मेरा बेटा घर आया तो वह बड़ा परेशान लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत और मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे बहू ठीक नहीं लग रही है। इरफान के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से बोला, क्यों मम्मी, उसने फिर से क्या किया है? मैं डर गई कि कहीं इरफान अपनी बीवी को तलाक ना दे दे। उन दोनों की अभी तक तो सुलह भी नहीं हुई थी कि खैर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, क्यों, तुम्हारी नेक और पर्देदार बीवी के कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। इरफान का रंग सुर्ख पड़ चुका था। वह चिल्लाने लगा और बोला, अमारा इधर बाहर आओ। अमारा डरी सहमी हुई थी, बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट भी देखी थी। इरफान गुस्से से बोला, मम्मी क्या कह रही हो? बेटा बोलो, अमारा तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? अमारा रोने लगी और रोते हुए बोली, मम्मी झूठ तो मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं तो आज सोई हुई थी। इरफान ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, अमारा तुम आज सच बता क्यों नहीं देती? तुमसे मिलने कौन आता है? अमारा ने एकदम से कानों को हाथ लगाया था और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम मत लगाइए। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई, इसलिए मेरे खिलाफ साजिशें करती फिरती हैं। इरफान गुस्से से तो उठा, मैंने उसका हाथ थाम कर बैठा दिया था। मैं बोली, हाँ अमारा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ़ करना, तुम जाकर आराम करो। इरफान मुझे देखता रह गया। अमारा चली गई तो मैं बोली, इरफान हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे, यूँ तो उसने हर बार मुकर जाना है। इरफान ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा सारा दिन घर के काम करती, बच्चियों की देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती, हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रह जाती थी, आखिर
हकीकत क्या है। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैंने उसकी शक्ल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज बरसात हो रही थी। इरफान भी काम वाली जगह पर फंस चुका था। मैं अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ने में बिजी थी जब मैंने किसी को घर में घुसते हुए देखा था। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुर्कापोश मेरी बहू के कमरे में गया था। मैंने जल्दी से उठकर इरफान को फ़ोन किया। वह बोला, मम्मी मैं रास्ते में हूँ, बस 3 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। वह घर आ गया। मैंने उसे बताया कि वह बुर्का वाला आदमी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। इरफान अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं दिल पकड़कर रो रहा है। फिर अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और खुद को दरवाजे की ओट में छुपा दिया था। वह बुर्कापोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर उस बात की छानबीन कर ली कि कोई देख तो नहीं रहा कि इरफान अभी तक आया नहीं है। इरफान वहाँ से उठकर मेरे कमरे में आ गया था। मैं बोली, इरफान तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके से घर पहुंच गए थे। इरफान बोला कि मम्मी कुछ ही दिनों में वह बच्चे को जन्म दे देगी। मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कुछ दिन और इंतज़ार करता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाक़े को 3 दिन बीत गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली कि मम्मी मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे इरफान को जल्दी से फ़ोन करके बुलाया और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गए। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मेरे दिमाग में भी काम करना शुरू कर दिया था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स मेरी तरफ बड़ी हैरानी परेशान होकर देख रही थी और फिर पैसों को देखा और मान गई थी। एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे दे तो फिर मैं आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, घर पर पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके कमरे में आने को कहा। मैं दबे कदमों को उठा उठाकर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे लेकर गई। मेरा नाम मायरा है। हम 7 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर मैं और मेरी छोटी बहन थी। हम बहनें अपने घर में राज करते थे। घर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी। इसलिए मेरी हर जायज़ नाजायज़ फरमाइश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी बुआ का बेटा और मैं एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होनी थी, मगर जब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस कड़े टाइम में तो शर्म हया की वजह से मलिक का साथ ना दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन अदा की लगाई थी। वही मलिक का ख्याल रखे और मैं अपनी छोटी बहन से उस तक मैसेज पहुंचा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतज़ाम संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो मलिक भी उधर ही आ गया। वह बोला, तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफ़ी। फिर वह रोने लगा। मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूँ रोने से तो बुआ की रूह को तकलीफ़ होगी। मलिक बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो मम्मी की रूह तड़पती रह जाएगी। फिर मलिक ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तलाक देकर चला गया था, जबकि मैं गम सी हो गई थी। आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया था? मैं वहीं बैठकर रोने लगी थी। तब नीचे शोरगुल होने लगा था। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला मेरी बहन अदा लापता हो गई है। मैं भागकर अदा के कमरे में आ गई। वहाँ एक खत पड़ा था। मैंने वह खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और मलिक एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं ये जानती हूँ अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में 2 बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए बाजी को मलिक ने तलाक दे दिया है। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। खत पढ़कर नीचे गिर गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरी ही बहन ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी मलिक से बात नहीं कर पाई थी। बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे
और अचानक ये सब हो गया। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती। अब मैं अपने आप को कोस रही थी कि काश अपनी बहन को दूर रखा होता अपने शौहर से। मम्मी ने मुझसे आकर खत छीन लिया था। फिर न जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पांचों भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वह मुझसे बातें करने आए थे कि वह मलिक और अदा को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर ये सितम हरगिज़ मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद अदा और मलिक का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू हो गया था। मेरे पापा मेरा रिश्ता ढूंढने लगे तो कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो उसका तलाक ही क्यों होता। मेरे बहुत बार रिश्ते आया और वह लोग ठुकरा कर चले गए जाते। मुझे ये सब सहना पड़ रहा था। मैं दिन भर इसी उलझन में डूबी रहती, मगर जो ही रात होती तो अपने दिल के गुब्बारे फोड़ने बैठ जाती थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया था। मेरे लिए अशफाक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, जो चाहती मुझे सब कुछ लाकर दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वह अजियत निकाल न सकी थी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं अपने शौहर को हर लड़की से बचा बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने इरफान के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का ख्याल उसके हाथ में दे दिया था। मैं बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को घर लेकर आओगे, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो। इरफान ने मेरी बात को पल्लू से बांध दिया था। वह एक बहुत ही ज़्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह कर ले आया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं इरफान के कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथ में लिया और प्यार किया। इरफान भी बहुत चुप चुप लग रहा था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। अब बहू बेहतर लग रही थी। मैंने उसके पास में बैठे अपने पोते से प्यार कर रही थी जब मैं बोली, अदा कैसी है। मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नज़र आ रही थी, उनमें बड़ी बेचैनी सी थी। वह बिल्कुल चुप्ती में बोली, सच बता क्यों नहीं देती। वह रोते हुए बोली, अदा तो 12 साल पहले ही कैंसर की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठी। मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था। मम्मी, वह कहती थी कि मुझे मायरा की हाय खा गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला इस मोहब्बत से। अपने रिश्ते गंवाए मलिक को पाने के लिए, मगर मलिक भी मेरा ना बना। अमारा अदा और मलिक की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोश का इंजेक्शन लगवाया था, मैं बिस्तर पर अमारा की जगह अदा की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। अमारा तो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। अमारा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब। अमारा रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। वह बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर टाइम अपने माँ को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बहुत लड़ाई करते थे। वह अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले की खातिर मायरा जैसा हीरा गंवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। मम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से चली गई थी। फिर मेरी इरफान की शादी भी बड़ी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नज़र पड़ी तो मेरी पूरी कायनात हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीरें हमारे घर में थी। मैंने इरफान को सारी दास्तान सुनाई तो हम उस फैसले पर पहुंचे कि मैं हर टाइम बुर्का पहनकर रखूंगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी। इरफान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूंगी। मैंने ये वादा निभाया था, मगर फिर पापा जिद करने लगे कि वह आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए अब्बू छुपकर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैं ये बात इरफान से इसलिए छुपाती थी क्योंकि इरफान मुझे घर वालों से मिलने से रोकते थे। मेरा बीता हुआ कल मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं अमारा से बोली, अमारा, मैंने अपने पोते की खुशी में इरफान और अदा को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में न आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। अमारा ने उठकर मुझे गले से लगा लिया था। इरफान ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर दिया था। मैं अपने बीते हुए कल के बुरे वाक़ये को दोबारा अपनी ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियाँ और पोता तो मेरी ज़िंदगी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे